स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बायो का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हेल्थ के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग ह्यूमन में होने वाली कुछ जो कॉमन डिसीजेज हैं वो और इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग इम्यूनिटी के बाद कैंसर और इसके बाद HIV एड्स के बारे में और इसके बाद हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर इसमें स्टार्ट करें तो इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है। इसके बाद जब हेल्थ अफेक्टेड हो जाती है तो वो डिसीज हो जाती है या वो पर्सन डिसीज हो जाता है जिनमें प्रॉपर हेल्थ नहीं होती है। तो हम लोगों ने हेल्थ के रिगार्डिंग NCERT कुछ लाइनें इसमें नोट कर रखी हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ को अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर हैं और इनसे किस टाइप की हेल्थ अफेक्टेड होती है और उनमें कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ जो होती है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब यहाँ पर ये है कि हेल्थ का सिंपली मीन्स ये नहीं है कि बॉडी में अब्सेंस ऑफ डिसीज हो या कोई डिसीज नहीं है या फिजिकल फिटनेस है तो ये हेल्थ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। हेल्थ में फिजिकल फिटनेस या अब्सेंस ऑफ डिसीज होने के साथ साथ इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जिस पर्सन में कोई डिसीज नहीं है वह या वो किसी प्रकार से अफेक्टेड नहीं है तो उसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। मतलब उसका बिहेवियर भी बहुत सही होना चाहिए, सोशल होना चाहिए और फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि गुड हेल्थ है ये। अब गुड हेल्थ के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, तो ये जो फैक्टर हैं जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं तो वो हम लोग इसमें देख लेते हैं। बैलेंस डाइट है, मतलब प्रॉपर फूड में किसी भी टाइप की डिफिशियंसी ना हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड गेन करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये सभी जो लाइनें हैं ये NCERT में ही हैं। तो NCERT की ये कुछ लाइनें हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन है, रेगुलर एक्सरसाइज है, ये सभी चीज़ें गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमोरियल अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हम लोगों में या जो ह्यूमन है वो बहुत समय पहले से योगा का प्रैक्टिस करता आ रहा है गुड हेल्थ के लिए। इसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मेंटेन रहती है। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए योगा का भी लोग इस्तेमाल करते हैं या योगा का भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन डिसीज हो जाता है या डिसीज होने से पहले हम उनका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज पे अभी हम लोग बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ डिसीज है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, तो अभी हम बात करेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज का मीन्स यहाँ पर ये है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड होने वाली डिसीजों को हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज मतलब जो हमारे घरों से या आसपास से निकलने वाला जो कचरा है, वेस्टेज है, उसको हम लोग प्रॉपर डिस्पोजल करें या उसका निदान सही से कर पाएँ। तो इसलिए ताकि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का पॉल्यूशन ना हो, तो इस टाइप से भी हम लोग अपने फिजिकल, मेंटल और बॉडी की जो हेल्थ है वो मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रोल द वेक्टर एंड मेंटेन द हाइजीन। कंट्रोल द वेक्टर का मीन्स यहाँ पर ये है कि आसपास पानी का भराव ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, ताकि वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर वेक्टर ना पनप पाए, जैसे मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये सभी चीज़ें। मच्छर है तो मलेरिया के लिए अभी हम लोग मलेरिया के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और मक्खियाँ हैं जो फ्ली हैं तो उनमें हम लोग देखते हैं कि ये सभी जो वेक्टर होते हैं जो डिसीज को वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो वेक्टर कहलाते हैं। तो उनमें कंट्रोल करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, आसपास साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फूड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ।
तो खाने और पीने की चीज़ों में, फूड में और वाटर रिसोर्सेज की हाइजीन भी बहुत ज़रूरी होती है गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। तो ये हम लोगों ने अभी तक हेल्थ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने इस पर ये पॉइंट्स रीड किए। और अब हम लोग देखते हैं कि अब अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं तो हेल्थ अफेक्टेड हो जाती है। तो हेल्थ कितने टाइप से अफेक्टेड हो सकती है, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर। तो हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हमारी हेल्थ को अफेक्टेड कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो सकती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर, हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर, हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर मतलब इनसे हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। जैसे हम लोग इनको डिवाइड कर लेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जो हमें पेरेंट्स से या अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे हम लोगों को मिलते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। इनमें जैसे हम लोग बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये सभी ऐसी डिसीज हैं या हम लोगों को ऐसे अफेक्टेड करती हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। पेरेंट्स से मीन्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, ना ही हमारी लाइफ स्टाइल से ये अफेक्टेड होते हैं, बल्कि ये हमें डीएनए के फॉर्म में अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इस पर हम लोग कह सकते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। जैसे इसमें हम लोग कहते हैं कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जुकाम है, टाइफाइड है, टाइफाइड है, मलेरिया है, मलेरिया है, किसी और भी ऐसे टाइफाइड के अलावा और भी ऐसे हो सकते हैं जैसे प्लेग है, या हम कह सकते हैं प्लेग है, टिटीज। ये सभी जो डिसीज होती हैं ये एक्चुअल में इन्फेक्शन से मिलती है, मतलब इनमें पैथोजेंस पाए जाते हैं। पैथोजेंस का भी हम मीन्स बताएंगे। यहाँ पर हम लोग और जो थर्ड देखते हैं वो हमारी हो सकती है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल से भी हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। इसमें इंक्लूडिंग वाटर एंड फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ये सभी आ सकते हैं। इसमें क्या हो सकती है हमारे रहने, हम लोगों की हैबिट और हैबिटेट से भी हेल्थ अफेक्टेड होती है। मतलब यहाँ पर हैबिट, हैबिटेट, फूड, और यहाँ पर ये कह सकते हैं हैबिट, हैबिटेट, फूड, वाटर एंड डेली रूटीन, डेली रूटीन जिसमें हम कह सकते हैं एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी को अफेक्टेड करती हैं। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हम लोगों की हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है, जिनमें से सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फेनाइल कीटोन्यूरिया, और ऐसे भी बहुत सारी डिसीज हैं जो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर में मिलती हैं। इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सभी जो होते हैं ये इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलती हैं। तो इनको हम कहेंगे कि इन्फेक्शन से, लाइफ स्टाइल से, हमारी हैबिट और हैबिटेट से, हमारे खाने पीने के बिहेवियर से, या हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, तो ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्टेड करती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डिसीज पे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने हेल्थ टर्म को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है।
अब हम देखते हैं डिसीज क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसको नोट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं डिसीज एंड इट्स टाइप। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डिसीज पे बात करते हैं। डिसीज क्या होती है, तो हम लोग बात करते हैं डिसीज पे। डिसीज क्या है और इनके टाइप्स क्या हैं। तो डिसीज में हम लोग देखते हैं कि अगर हम डिसीज को क्लासीफाई करते हैं तो इनको हम दो टाइप से क्लासीफाई करेंगे। पहला होगा इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज में एक्चुअल में ऐसी डिसीज होती हैं, कोई भी डिसीज है उनके लिए जो कॉजिंग एजेंट होते हैं उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है इनमें कॉजिंग एजेंट पाए जाते हैं, या कोई भी डिसीज होती है उसमें पाए जाते हैं कॉजिंग एजेंट। कॉजिंग एजेंट को हम लोग कहते हैं पैथोजन। पैथोजन का मीन्स है, पैथोस का मतलब होता है डिसीज, जनरेटिंग का जन का मतलब होता है जनरेटिंग। तो जो डिसीज को जनरेट करने वाला एजेंट है, ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। जैसे वायरस से अगर होने वाली डिसीज है तो इसमें जो वायरस है वो पैथोजन का काम करता है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है तो बैक्टीरिया उसमें पैथोजन का वर्क करता है। और अगर फंगस से होने वाली डिसीज है तो वो उसमें फंगस पैथोजन होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज में ऐसी डिसीज जो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखना है कि ऐसी डिसीजें जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजें हैं ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होती हैं या फैलती नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें जो इन्फेक्शंस होते हैं या पैथोजन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें बात करेंगे पैथोजन में। पैथोजन कौन कौन से इसमें हो सकते हैं ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पैथोजन में हम लोग बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज जो है वो बैक्टीरिया से अगर होंगी, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और इसी में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें प्लेटेल हेलमिंथेज हो सकता है, प्लेटी हेलमिंथेज हो सकता है। इसी में फंगस हो सकता है, ये हम लोगों ने। और इसी में हम लोग एक और देख लेते हैं जिसमें आ जाता है प्रोटोजोआ। इसको हम लोग यहाँ लिख दें, इसमें आ सकता है प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स कह सकते हैं। तो ये 5 टाइप के पैथोजन हमारे आसपास पाए जाते हैं जो हमें डिसीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज में जैसे हम लोग कह देंगे टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें हम सबके एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में जैसे हमने कहा है टाइफाइड है। वायरस से होने वाला जो कॉमन कोल्ड है, तो इससे वायरस से होने वाला कॉमन कोल्ड। अभी हम इन पे सब पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लेटी हेलमिंथेज में हम लोग कहते हैं जैसे बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं जैसे फाइलेरियासिस है, फाइलेरियासिस इसका एक एग्जांपल है। फंगस से होने वाला जो डिसीज है तो वो रिंग वर्म है, या जैसे हम लोगों में स्किन में कई डिसीजेज हो जाती हैं जो फंगस से होती हैं, ऐसे प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है वो मलेरिया है। तो ऐसे हम लोगों ने एक ब्रीफिंग में
कि यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं पैथोजन, वायरस हो सकते हैं, प्लेटिहेल्मिंथेस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं या प्रोटोजोन्स। ये 5 टाइप के पैथोजन्स पाए जाते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में ऐसी डिसीज आती हैं जिनमें पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से ये डिसीज नहीं फैलती हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो एक्चुअल में जब सबसे ज़्यादा जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में हैं, जैसे कैंसर है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में सबसे फैटल माना जाता है, सबसे खतरनाक माना जाता है और इनसे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या कहलाएंगे, ये भी नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस है। जबकि इन्फेक्शियस डिसीज में सबसे ज़्यादा जो फैटल है या सबसे ज़्यादा जो घातक है वो HIV है। एड्स या इसी को HIV वायरस है, HIV वायरस। तो इनमें आपको ये चीज़ NCERT में मेंशन है कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में सबसे ज़्यादा कैंसर फैटल है जिनसे सबसे ज़्यादा डेथ होती है, और जबकि इन्फेक्शियस डिसीज में HIV या एड्स सबसे ज़्यादा फैटल है जिनसे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो ये हम लोगों ने देखा डिसीज और उनके टाइप, और हम लोगों ने इनके पैथोजेंस देख लिए हैं। पैथोजेंस में हम लोगों ने एक एक इनकी डिसीज भी यहाँ पर डिस्कस कर ली है, तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं सम कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सम कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन में होने वाली कुछ कॉमन डिसीजेज हैं, तो हम लोग लिखते हैं इसमें सम कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन। Some common diseases in human. Some common diseases in human. Some common diseases in human में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइफाइड है। तो पहला हम लोगों ने टाइफाइड देखना है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक्चुअल में हम लोग इनमें देखेंगे कि इनके पैथोजन क्या हैं, इनका जो पैथोजन का जो इन्फेक्शन का तरीका है, जो कैसे इसमें इन्फेक्शन कॉज होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनमें हम कैसे इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, है ना। तो टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक्चुअल में साल्मोनेला टाइफी से होने वाला एक डिसीज। तो साल्मोनेला टाइफी में हमें याद रखना है पैथोजन कहेंगे इसमें। पैथोजन जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अब these pathogen generally enter in small intestine through contaminated food and water. Contaminated food and water and migrate other organ through blood. अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो साल्मोनेला टाइफी है ये एक बैक्टीरिया है। तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो एक बैक्टीरिया है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हम लोगों में जो अभी हम लोग बैरियर पढ़ेंगे या इम्यूनिटी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी सलाइवा जो है वो भी एक बैरियर का काम करती है, मतलब बैक्टीरिया को किल करती है। या हमारे स्टमक का जो स्टमक में HCl है, एसिड है, वो भी हमारा एक बैरियर है जो कि बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को किल करता है। इसके बावजूद भी अगर ये साल्मोनेला टाइफी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। अदर ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद ये जो मल्टीप्लाई हो जाता है बैक्टीरिया और इसमें हम लोगों को सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअल में जब से इन्फेक्शन होता है, ये टर्म जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जब जिस दिन से इन्फेक्शन होता है और जब तक उस डिसीज़ के सिम्टम्स आते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स आने तक का, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड्स वो पीरियड्स होता है जब इन्फेक्शन से उस डिसीज़ के सिम्टम्स आने तक का जो टाइम है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं तो इसमें क्या होता है, सस्टेन्ड फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर कह सकते हैं, जिसमें 39 to 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है बॉडी का। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाता है, एवं डेथ भी हो जाती है। इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस में आंतों में छेद भी हो जाते हैं इस टाइफाइड से, तो ऐसे में उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर। तो इसमें हम लोगों में ये देखते हैं कि इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को फूड एंड वाटर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है। खाने पीने की चीज़ें साफ़ सुथरी और ढकी हों, या बाहर का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, उनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं टाइफाइड के। तो इस वजह से आपको इसमें हाइजीन जो प्रिवेंशन टाइफाइड के लिए, तो ये आपको याद रखना है कि प्रिवेंशन में हाइजीन इन फूड एंड वाटर, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें इसका जो टेस्ट है वो क्या होता है और इनको हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने प्रिवेंशन देख ली, पैथोजन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मीडियम है इन्फेक्शन का, या इसको कैसे मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे अनहाइजीन फूड और वाटर के रिसोर्स से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और अदर ऑर्गन्स पे पहुंच के ये डिसीज कॉज करता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, सस्टेन्ड फीवर, हाई फीवर होगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी, हेडेक सर दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब इसमें फीवर या वीकनेस वो कॉमन कैरेक्टर होता है, फीवर या वीकनेस। अब इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाइजीन इन फूड एंड वाटर से। तो खाने पीने की चीज़ों को हम सुरक्षित रख के इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं, या इसकी जो डायग्नोसिस है वो कैसे करते हैं। टाइफाइड कुड बी कंफर्म बाय ये आपको याद रखना है, वाइडल टेस्ट कि कोई इसको विडाल टेस्ट भी पढ़ते हैं, वाइडल टेस्ट भी या विडाल टेस्ट भी कहा जाता है।
WIDAL विडाल टेस्ट से इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। इसमें एक केस आता है जिसमें आता है मेलन मैरी मेलन, या इसमें देख लेते हैं कि ये इसमें एक मैरी मेलन जिसका नाम है मैरी मेलन, इसका जो निक नेम है इसको टाइफाइड मैरी। ये एक्चुअल में मैरी मेलन नाम की एक मेड थी। ये प्रोफेशन से कुक थी। ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टाइफाइड को स्प्रेड किया, क्योंकि उस समय इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या है टाइफाइड के बारे में, तो इनको खुद को टाइफाइड था, जबकि ये अपने ही द्वारा कुक्ड थी प्रोफेशन से। तो ये अपने जहाँ पर ये खाना बनाने जाती थी या कुकिंग करने जाती थी तो वहाँ पर इनके इन्फेक्शंस फैल जाते थे, तो ये इसलिए इनको टाइफाइड मैरी नाम दिया गया है। ये क्लासिकल केस है, पुराना केस है, तो इनको मैरी मेलन का निक नेम रख दिया गया था टाइफाइड मैरी। इनके थ्रू ये जो टाइफाइड है वो फैलाया गया या पहले फैलता रहा। तो ये चीज़ें हम लोगों की टाइफाइड में कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिसीज देखने जा रहे हैं वो निमोनिया है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट निमोनिया। नेक्स्ट डिसीज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निमोनिया। निमोनिया जो है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में हम लोगों को जो बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं निमोनिया में हम लोग ये देखते हैं कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है या पैथोजन क्या होता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं पैथोजन जो है, पैथोजन इसमें दो टाइप के दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पैथोजन है, तो इसमें देखेंगे कि जो पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। पहला जो पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, यहाँ लिखते हैं, इनके आसानी से आपको दिख जाएंगे। पैथोजन जो है वो इसमें हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो इसमें पॉजिटिव एजेंट हैं। अब इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन इसमें कैसे फैलता है निमोनिया का। तो इन्फेक्शन इसमें जो पैथोजन है जनरली स्प्रेड थ्रू एरोसॉल, या इसी को हम कह सकते हैं ड्रॉपलेट एरोसॉल ऑफ द इन्फेक्शियस पर्सन। इन्फेक्शियस पर्सन के आसपास जो ड्रॉपलेट्स हैं छींकने में, स्नीजिंग में या कफिंग में या एरोसॉल में, ये जो पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया हैं वो इनके एरोसॉल में छींकने में या खांसने में बाहर आते रहते हैं। इनके कांटेक्ट वाले जो एरोसॉल हैं या ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, तो उनके एयर पैसेज के थ्रू ये मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो ये इसमें जो पैथोजन है जनरली ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल के थ्रू ये फैल जाते हैं।
और इसी में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनके कॉन्टेक्ट, इन्फेक्शियस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने वाले जितने भी यूटेंसिल्स हैं, है ना, या जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कांटेक्ट में आने वाले जितने भी हैं, तो उनके थ्रू इनका मोड ऑफ इन्फेक्शंस हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इनका जो सिम्टम्स है वो क्या है। सिम्टम्स जो होते हैं इसमें होता है फीवर, चिल, और इसमें हम लोग ये देख लेते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन इसमें कह सकते हैं कि इन कुछ केसों में जो नेल्स एंड लिप्स होते हैं, नेल्स इन सम केसेस nails and lips turn bluish। तो कुछ केसों में जो निमोनिया है, इनमें लिप्स और ये नेल्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। जो इनके सिम्टम्स हैं, इसमें सर्दी लगती है, फीवर है और सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं वो लंग्स होते हैं। लंग्स में एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स का मतलब जो एयर फिल्ड कैविटी है उसमें लिक्विड फिल हो जाता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन भी हम लोग देख लेते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन इसमें आ जाता है लंग्स, एयर फिल्ड कैविटी, इसमें, तो इसमें एक्चुअल में लंग्स में जो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें रेस्पिरेशन में या सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। इसमें फीवर है, चिल है, ये सभी इसके होते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं। हेल्दी पर्सन जो होता है इसको ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल के थ्रू इसको गेन कर लेता है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और भी ऐसे बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीजें हैं, जैसे डिप्थीरिया है, प्लेग है, और भी ऐसी बैक्टीरिया से होने वाली कई डिसीजें हैं। तो हम लोगों ने इसके निमोनिया के बारे में हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है। याद रखिएगा, इसमें ये पैथोजन है, बैक्टीरिया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर लें, बैक्टीरिया से होने वाला। अब हम लोग आ जाते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में हम लोगों ने लिखा है कि एरोसोल और ड्रॉपलेट्स, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यूज होने वाली यूटेंसिल्स या जितनी भी चीज़ें इन्फेक्शियस पर्सन यूज कर रहा है उसको हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, ताकि उसमें इन्फेक्शंस ना आ पाए। सिम्टम्स फीवर है, चिल है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, और कुछ केसों में जो निमोनिया के हैं उनमें हमें नेल्स और लिप्स जो होते हैं ब्लूइश टर्न हो जाते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स होता है। अब हम लोग आ जाते हैं जो नेक्स्ट हम लोगों की जो डिसीज है वो कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है। इनमें हम लोग जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनके जो नेक्स्ट डिसीजें हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको नोट करेंगे।